हेलो स्टूडेंट, देवगंगा की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास तक हम हमारे चैप्टर अल्कोहल, फिनोल और ईथर के अंदर अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ चुके थे। आज हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी को स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो आज हमें पढ़ना है। सबसे पहले अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी को दो पार्ट के अंदर क्लासिफाई करेंगे। पहला वो जब हम अल्कोहल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, और दूसरी वो रिएक्शन जब हम अल्कोहल के ऑक्सीजन टू कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। तो हम अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्मों को दो भागों के अंदर पढ़ेंगे। पहला वो भाग जब हम अल्कोहल के ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ने वाले हैं, और दूसरा वो भाग जब हम अल्कोहल के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का भाग तोड़ने वाले हैं। तो अगर हम पहले वाले पार्ट के बारे में बात करें तो पहला वाला पार्ट वो है जब हम अल्कोहल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो पहला पार्ट ये है जब हम ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। तो जब हम ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो जो अल्कोहल की पहली रासायनिक अभिक्रिया होगी वो होगी इसकी अम्लीय प्रकृति। वो होगी इसकी अम्लीय प्रकृति यानी एसिडिक नेचर। ठीक, अगर हम अल्कोहल के ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ने पर अल्कोहल हमें H+ सप्लाई करेगा, और जो भी यौगिक हमें H+ सप्लाई करता है वो हमारे लिए अम्ल कहलाता है। तो हम यहाँ पर पहली रिएक्शन देखने वाले हैं अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। तो अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर कोई अम्ल होगा, अगर कोई हमारे पास अम्ल होगा तो वो दो तीन काम जरूर करेगा। पहला, वो किसी धातु जैसे सोडियम के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस का निर्माण करेगा। दूसरा, अगर वो अम्ल होगा, अगर वो अम्ल होगा तो वो सोडियम अमाइड के साथ अभिक्रिया करके NH3 गैस बनाएगा। तीसरी बात, अगर वो अम्ल होगा तो वो NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बनाएगा। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, अगर वो अम्ल है तो वो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस का निर्माण करेगा। तो अगर हम अल्कोहल की वो रासायनिक गुणधर्म पढ़ना चाह रहे हैं जिसके अंदर अल्कोहल के ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटने वाला है, तो अल्कोहल अम्लीय प्रकृति को शो करेगा और हमें H+ देगा। और अगर अल्कोहल अम्लीय प्रकृति को शो करेगा तो दुनिया का कोई सा भी जो अम्ल होता है वो सोडियम के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस निकालता है, वो सोडियम अमाइड के साथ अभिक्रिया के NH3 गैस का निर्माण करता है। और अगर कोई अम्ल होगा तो वो NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करेगा। और अगर वो अम्ल होगा तो वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस का निर्माण करेगा। तो हम इन चारों रिएक्शनों के थ्रू चेक करेंगे कि अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति कैसी होती है। तो अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल इन सब में से पहली रिएक्शन बड़ी आसानी से देता है। अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ कराने पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। रिएक्शन को कर लेते हैं हम बैलेंस। अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ कराने पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अगर हम अल्कोहल की अभिक्रिया ROH, अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम अमाइड के साथ कराते हैं तो ये रिएक्शन भी हो जाती है और हमें अमोनिया गैस मिलती है। इसके अलावा ये जो तीसरी और चौथी रिएक्शन है ये अल्कोहल नहीं देते हैं। पहली रिएक्शन एसिड है, सोडियम के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस निकालेगा। हम अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति के बारे में बात करें, अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है और H2 गैस का निर्माण करता है। दूसरी बात, अगर एसिड है तो सोडियम अमाइड के साथ अभिक्रिया करेगा और NH3 गैस का निर्माण करेगा। बिल्कुल अल्कोहल करता है, अल्कोहल सोडियम के साथ भी अभिक्रिया करता है और H2 गैस बनाता है। अल्कोहल
सोडियम अमाइड के साथ अभिक्रिया करता है और NH3 गैस बनाता है, लेकिन अल्कोहल इतना ज्यादा अधिक अम्लीय प्रकृति का नहीं होता है कि अल्कोहल सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस का निर्माण कर दे। और दूसरी बात, अल्कोहल इतना ज्यादा अम्लीय प्रकृति का भी नहीं होता है कि वो NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना सके। तो अगर हम किसी अल्कोहल की रिएक्शन NaOH या KOH के साथ कराते हैं तो ये अभिक्रिया नहीं होती है। यहां पर एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन ये है कि अगर हम मीथेनॉल की रिएक्शन NaOH या KOH से कराते हैं तो ये रिएक्शन हो जाती है और हमें लवण और जल प्राप्त होता है। इसके अलावा कोई सा भी दूसरा अल्कोहल जो है वो ना तो NaOH के साथ अभिक्रिया कर सकता है, ना ही KOH के साथ अभिक्रिया कर सकता है। और तीसरी जो रिएक्शन थी, अगर हम किसी भी अल्कोहल की, इवन मीथेनॉल की भी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो ये रिएक्शन भी नहीं होती है, नो रिएक्शन। ठीक, तो हमें ध्यान रखना है, अल्कोहल अम्लीय प्रकृति का तो होता है, लेकिन अल्कोहल इतना ज्यादा अधिक अम्लीय प्रकृति का भी नहीं होता है कि वो सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस का निर्माण कर सके। और अल्कोहल इतना ज्यादा अम्लीय प्रकृति का भी नहीं होता है कि वो प्रबल क्षार जैसे NaOH और KOH के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण कर सके, एक्सेप्ट मीथेनॉल। मीथेनॉल सभी अल्कोहल के अंदर सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है, और केवल मीथेनॉल ही है जो किसके साथ अभिक्रिया कर सकता है, वो NaOH के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है और KOH के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है और लवण और जल बनाता है। ठीक, तो अगर हम अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दूसरे रासायनिक पदार्थों से यानी दूसरे रासायनिक यौगिकों से कंपेयर करें तो अल्कोहल जो है फिनॉल से भी कम अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अल्कोहल जल से भी कम अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सिर्फ मीथेनॉल को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे अल्कोहल जल से कम अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। एक्सेप्ट मीथेनॉल, बाकी दुनिया का कोई सा भी जो अल्कोहल होगा उसकी अम्लीय प्रकृति जल से क्या होगी, कम होने वाली है। तो ये थी रिएक्शन अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, जिसके अंदर हम अल्कोहल का ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास एस्टरीकरण। जो सेकंड मेथड है हमारे पास वो है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण की विधि में भी अल्कोहल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन की रिएक्शन के अंदर हम कार्बोऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें एस्टर और जल प्राप्त होता है। इसीलिए इस रिएक्शन के अंदर एस्टर बन रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम एस्टरीकरण होता है। क्या होता है एस्टरीकरण की अभिक्रिया के अंदर, जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति के अंदर कार्बोऑक्जेलिक अम्ल से कराते हैं तो हमें जल और एस्टर मिलता है, और इसी अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। अगर इस रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करें, इस रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, H2O में H+ अल्कोहल द्वारा और OH- अम्ल द्वारा आता है। सबसे पहली और इंटरेस्टिंग सी बात इस रिएक्शन के अंदर यही है कि अगर हम यहां बात करें इस जल की, तो इस जल के अंदर, जल के अणु के अंदर एक तो होगा H+ और दूसरा होगा OH-। तो इस रिएक्शन के अंदर ये जो जल का निर्माण हो रहा है, इस जल का H+ तो अल्कोहल से आ रहा है, इस जल का H+ तो अल्कोहल से आ रहा है, जबकि इस जल का OH- हमें कौन दे रहा है, कार्बोऑक्जेलिक अम्ल दे रहा है। एस्टरीकरण की अभिक्रिया के अंदर एस्टर के साथ जो जल बनता है उस जल का H+ अल्कोहल द्वारा दिया जाता है, जबकि उस जल के अंदर जो OH- आ रहा है वो अम्ल द्वारा दिया जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात इस अभिक्रिया की यह है
कि अगर हम इस अभिक्रिया का वेग चेक करना चाहें तो इस अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है 1 यानी इस अभिक्रिया का वेग त्रिविम बाधा के यानी स्टेरिक हिंड्रेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो दो ग्रुप हमने लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल, अगर यहाँ पर भीड़ भड़क का कम होगा, मतलब ये जो आर ग्रुप हमने लगा रखे हैं, ये वाला आर ग्रुप और ये वाला आर ग्रुप जो हमने लगा रखा है, अगर ये आर ग्रुप छोटे छोटे होंगे यानी 1 कार्बन के 2 कार्बन के, तो अभिक्रिया बहुत ज्यादा तेज गति से होगी। और अगर जैसे जैसे हम इन आर ग्रुप का साइज बढ़ाते जाएंगे तो अभिक्रिया का वेग धीरे धीरे घटता जाएगा। इसीलिए इस अभिक्रिया का वेग 1 त्रिविम बाधा के समानुपाती होता है। अगर भीड़ भड़क का, त्रिविम बाधा स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब भीड़ भड़क का, अगर भीड़ भड़क का कम होगा तो अभिक्रिया की स्पीड ज्यादा होगी, और यहाँ पे भीड़ भड़क का ज्यादा होगा तो अभिक्रिया की स्पीड कम हो जाएगी। तो इस रिएक्शन की दूसरी इंपॉर्टेंट बात। इस रिएक्शन की तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम इस अभिक्रिया का वेग चेक करना चाहते हैं, इस अभिक्रिया की रेट चेक करना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एल्कोहल, अगर हम एल्कोहल के रिस्पेक्ट के अंदर, ROH के रिस्पेक्ट के अंदर इस अभिक्रिया का वेग चेक करना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा तीव्र गति से 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल और फिर 3 डिग्री अल्कोहल इस अभिक्रिया को देते हैं। और इसी अभिक्रिया की चौथी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम इस अभिक्रिया का वेग चेक करना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबसे ज्यादा तीव्र गति से फॉर्मिक अम्ल, उसके बाद एसिटिक अम्ल, और ऐसे ही आगे आगे और कार्बन के आते जाते हैं। तो इस एस्टरीकरण की अभिक्रिया के अंदर हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि एस्टरीकरण की अभिक्रिया के अंदर ये जो जल के अणु का निर्माण हो रहा है, इस जल के अणु का H+ कौन दे रहा है, अल्कोहल दे रहा है, और इस जल के अणु का OH- कौन दे रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल दे रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि जितने छोटे ग्रुप लेंगे हम इस R और इस R की जगह, अभिक्रिया उतनी ही तेज गति से होगी, यानी अभिक्रिया जो होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के यानी त्रिविम बाधा के। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हमें अभिक्रिया का वेग चेक करना है अल्कोहल के रिस्पेक्ट के अंदर, तो 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। और 3 डिग्री तो इतने कमजोर होते हैं एस्टरीकरण की अभिक्रिया देने के अंदर कि हम 3 डिग्री के लिए तो ये बात बोलते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल ना के बराबर एस्टरीकरण की अभिक्रिया देते हैं। और अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH के रिस्पेक्ट के अंदर इस अभिक्रिया की वेग की, तो सबसे ज्यादा स्पीड से देगा फॉर्मिक अम्ल, उसके बाद एसिटिक अम्ल, और जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एस्टरीकरण की अभिक्रिया को देने की यानी इनकी क्रियाशीलता एस्टरीकरण की अभिक्रिया के लिए क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये थी हमारे पास दूसरी मेथड कि कैसे हम अल्कोहल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ करके अल्कोहल की अभिक्रिया करा सकते हैं। हम अल्कोहल की अभिक्रिया को 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अल्कोहल की पहले पार्ट की अभिक्रिया है जब अल्कोहल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। तो जब हम अल्कोहल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं तो अल्कोहल 2 प्रकार की अभिक्रिया देते हैं। पहली अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति जो हमने इससे पहले देखी थी, दूसरी अल्कोहल की एस्टरीकरण की अभिक्रिया। अब हम उन अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिसके अंदर अल्कोहल के कार्बन टू ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटने वाला है। अब हम उन अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे जिन अभिक्रियाओं के अंदर अल्कोहल के, जब अल्कोहल के ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटने वाला है। जब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो अल्कोहल किन किन रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर भाग ले सकता है। तो जो पहली रासायनिक अभिक्रिया है वो है अल्कोहल की अभिक्रिया HX द्वारा, HX से अभिक्रिया, HX से अभिक्रिया। तो अगर हम किसी भी अल्कोहल की अभिक्रिया HX से कराते हैं तो यहां पर निर्जलीय ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 उत्प्रेरक की भूमिका में रहता है, उत्प्रेरक का काम करता है, और यहां से एक जल का अणु बाहर निकलता है और एल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है। ये एल्काइल हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है। किसी भी अल्कोहल की अभिक्रिया किसी हेलोजन एसिड यानी किसी भी HX से कराओ और यहां पर एनहाइड्रस ZnCl2 यानी निर्जलीय ZnCl2 उत्प्रेरक का काम करता है। बड़ी आसान सी रिएक्शन है, यहां से एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा और ये बचा हुआ जो हेलोजन है जाकर के R से जुड़ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास एल्काइल हैलाइड का निर्माण होगा। यहाँ पर जो X है
वो X, ये जो X है हेलोजन, ये फ्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है लूकस अभिकर्मक, लूकस रिएजेंट, लूकस अभिकर्मक, जिसको हम शॉर्ट के अंदर LR बोलेंगे। क्या होता है लूकस अभिकर्मक? निर्जलीय यानी एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस सांद्र HCl का मिश्रण। लूकस अभिकर्मक क्या होता है? निर्जलीय ZnCl2 और सांद्र HCl का मिश्रण, इसको कहते हैं लूकस अभिकर्मक। जब हम लूकस अभिकर्मक की अभिक्रिया अल्कोहल से कराते हैं तो एनहाइड्रस ZnCl2 तो उत्प्रेरक की भूमिका में रहता है और सांद्र HCl अभिक्रिया करता है। तो अगर हम किसी लूकस अभिकर्मक की अभिक्रिया जो कि हम करा करके देखते हैं, अगर हम किसी अल्कोहल की रिएक्शन लूकस अभिकर्मक से कराते हैं जिसके अंदर सांद्र HCl यानी कॉन्संट्रेटेड HCl तो क्या करता है? अभिक्रिया में भाग लेता है, जबकि एनहाइड्रस ZnCl2 क्या करता है? उत्प्रेरक की भूमिका में रहता है। तो अगर हम HCl के साथ कराते हैं और एनहाइड्रस ZnCl2 उत्प्रेरक की भूमिका में है, तो रिएक्शन जैसा कि हमने पहले देखा था सेम टू सेम वैसी होनी है। यहां से हमें H2O का मॉलिक्यूल मिलेगा और ये Cl जाकर के इस R से जुड़ जाएगा, ये Cl जाकर के इस R से जुड़ जाएगा। ये जो RCl है एल्काइल क्लोराइड, ये जो RCl है एल्काइल क्लोराइड, ये श्वेत अवशेप के रूप में प्राप्त होता है, ये हमें श्वेत अवशेप के रूप में प्राप्त होता है। तो क्योंकि यहां पर हमें ये श्वेत अवशेप यानी व्हाइट PPT के फॉर्म में मिल रहा है, श्वेत अवशेप यानी व्हाइट PPT के फॉर्म में मिल रहा है, तो इस अभिक्रिया को हम 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय अल्कोहल के अंदर, विभेद के अंदर भी यूज कर सकते हैं। वो किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं? अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर, या पहले स्टार्ट करते हैं हम 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर, अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर लूकस अभिकर्मक डालते हैं, ये तो करते हैं, अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर लूकस अभिकर्मक डाल दें, 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर लूकस अभिकर्मक डाल दें, या 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर लूकस अभिकर्मक डाल दें, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल लूकस अभिकर्मक के साथ अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करते हैं। अगर हमने यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल के साथ लूकस अभिकर्मक की अभिक्रिया कराई है, तो ये जो AgCl के व्हाइट PPT हैं, ये जो AgCl के व्हाइट RCl के यानी एल्काइल क्लोराइड के श्वेत अवशेप हैं, व्हाइट PPT हैं, ये तुरंत बन जाते हैं इमीडिएटली। मतलब इधर हमने डाला और उधर बिना कोई वक्त गवाए कुछ सेकंड से भी कम के अंदर फटक से RCl के श्वेत अवशेप प्राप्त हो जाते हैं। हमने 3 डिग्री अल्कोहल लिया, 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर जैसे लूकस अभिकर्मक डाला, तुरंत ही इमीडिएटली क्या बन जाते हैं? RCl के व्हाइट PPT बन जाते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर व्हाइट PPT बनते तो हैं, लेकिन वो तुरंत ना बन करके 5 से 10 मिनट के अंदर बनते हैं। और अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर लूकस अभिकर्मक डालते हैं तो कमरे के ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर कोई PPT यानी अवशेप नहीं बनते। तो इसीलिए हम इस अभिक्रिया को 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल के विभेद के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें लेबोरेटरी के अंदर मान लो 3 बीकर दे दिए, बीकर नंबर 1, बीकर नंबर 2, बीकर नंबर
H3 और हमसे बोला कि इन तीनों बीकर के अंदर अल्कोहल भर रखा है। एक बीकर के अंदर हमने 1 डिग्री अल्कोहल भर रखा है, दूसरे बीकर के अंदर हमने 2 डिग्री अल्कोहल भर रखा है और किसी में हमने 3 डिग्री अल्कोहल भर रखा है और हमें पहचानना है कि किस बीकर के अंदर कौन सा डिग्री अल्कोहल होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो हम लूकस अभिकर्मक परीक्षण लगाएंगे। लूकस अभिकर्मक परीक्षण यानी लूकस रीजन टेस्ट के अंदर क्या होता है, अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर लूकस अभिकर्मक डालते हैं तो हमें RCl के श्वेत अवशेष तुरंत ही प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर लूकस अभिकर्मक डालते हैं तो हमें RCl के श्वेत अवशेष तो प्राप्त होंगे लेकिन 5 से 10 मिनट के बाद प्राप्त होंगे। और अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर लूकस अभिकर्मक डालते हैं तो कमरे के ताप पर कोई भी श्वेत अवशेष प्राप्त नहीं होंगे। हमें उस बीकर को थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट करने पर 1 डिग्री अल्कोहल लूकस अभिकर्मक से अभिक्रिया करके RCl के श्वेत अवशेष को बताएगा। तो इस तरीके से हम 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर विभेद कर सकते हैं लूकस अभिकर्मक की सहायता से। तो ये थी हमारे पास पहली मेथड जिसके अंदर हमने अल्कोहल के ऑक्सीजन टू कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ा था। पहली अभिक्रिया HX से अभिक्रिया जिसके अंदर हमने क्या किया था, अल्कोहल के ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ा था। अब हम देखते हैं दूसरी मेथड जिसके अंदर हम अल्कोहल के ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। तो रिएक्शन है PCl5 PCl3 व SOCl2 से अभिक्रिया। तो किस तरीके से अल्कोहल इन तीनों से अभिक्रिया करता है, अगर किसी अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से कराते हैं तो हमें रिजल्ट में मिलता है RCl और साथ में बनता है H3PO3। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो हमें मिलता है RCl, HCl और साथ में बनता है POCl3। और अगर हम अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 से कराते हैं तो ये अभिक्रिया पेरिडीन की उपस्थिति में होती है, पेरिडीन की उपस्थिति में होती है और यहां पर बनता है RCl, SO2 जो कि गैस के रूप में बनती है और HCl भी गैस के रूप में बनती है। इस तीसरे नंबर की अभिक्रिया को हम कहते हैं डार्जन अभिक्रिया। ये जो हमारे पास तीसरे नंबर की अभिक्रिया आई है इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं डार्जन्स अभिक्रिया, डार्जन्स रिएक्शन। और ये जो हमारे पास SOCl2 है इसको बोलते हैं डार्जन्स रिएजेंट या डार्जन्स अभिकर्मक, डार्जन्स अभिकर्मक या डार्जन्स रिएजेंट कहते हैं। तो ये थी अल्कोहल की रिएक्शन PCl3, PCl5 और SOCl2 के साथ। अगर PCl3 के साथ कराएंगे तो बनेगा RCl और साथ में सह उत्पाद के रूप में बनेगा H3PO3 और अगर PCl5 के साथ कराएंगे तो बनेगा RCl और सह उत्पाद के रूप में बनेगा HCl और साथ में बनेगा POCl3। और अगर हम ROH की रिएक्शन यानी अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराते हैं, SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। तो अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं पेरिडीन की उपस्थिति के अंदर तो हमें मिलता है RCl और सह उत्पाद के रूप में SO2 मिलती है जो गैसीय अवस्था के अंदर होती है और एक सह उत्पाद के अंदर HCl मिलता है वो भी गैसीय अवस्था के अंदर होता है। इस रिएक्शन को कहते हैं डार्जस रिएक्शन। और ये जो थायोनिल क्लोराइड है SOCl2 इसको बोलते हैं डार्जन्स अभिकर्मक। ये एल्काइल हैलाइड बनाने की यानी एल्काइल क्लोराइड बनाने की बेस्ट विधि है, सबसे उत्तम विधि है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बनने वाले सह उत्पाद गैसीय अवस्था के अंदर है। ये एल्काइल हैलाइड यानी RCl बनाने की सबसे उत्तम विधि है। उसका कारण यह है कि इसके अंदर बनने वाले जो सह उत्पाद हैं SO2 और HCl दोनों ही गैसीय अवस्था के अंदर होते हैं। SO2 तो बीकर से बाहर उड़ जाती है और जो HCl गैसीय अवस्था के अंदर बनी है वो पेरिडीन द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, इसलिए इस रिएक्शन के अंदर पेरिडीन का इस्तेमाल होता है। पेरिडीन बनने वाली HCl गैस को अवशोषित कर लेता है जबकि SO2 गैस जो होती है बीकर के अंदर से बाहर निकल जाती है, इसीलिए डार्जन्स अभिक्रिया RCl बनाने की सबसे उत्तम विधि होती है। तो यहां हमने कुछ ऐसी रिएक्शन भी सीखी जिसके अंदर हम अल्कोहल के कार्बन टू ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हैं। आज की क्लास के अंदर कितना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अल्कोहल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, वो होगा अल्कोहल का निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।